विश्व की श्रेष्ठतम जाति का दर्जा प्राप्त सभी स्वजाति महेश्वरी बंधुओं का इस सभागृह में आज हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 7 दिवसीय इस बिजनेस की पाठशाला जो कि प्रायोजित है, राठी बिल्ड मार्ट के द्वारा प्रायोजित है। ये 7 दिवसीय बिजनेस की पाठशाला के आज हम चौथे पड़ाव पर हैं, जिसमें आज हमारे बीच बिजनेस टाइकून श्री मधुसूदन जी केला विशेष हमारे आग्रह पर आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जो हमें फाइनेंस के टिप्स देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे विशेष आग्रह पर आज हमारे पास हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखकर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, लॉकडाउन के इस पीरियड का पूरा फायदा उठाने के लिए, भाई रुपेश जी गांधी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए रुपेश भाई, और आज का कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं वेलकम स्पीच देवे। महेश, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मैं छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन द्वारा आयोजित बिजनेस की पाठशाला के चौथे दिन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच अखिल भारतीय युवा संगठन के महामंत्री आशीष जी जाखोटिया एवं कॉर्पोरेट लीडर ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड के मधुसूदन जी केला हमारे बीच उपस्थित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन के सारे संगठन के साथियों एवं अन्य राज्यों के साथियों, उसके अलावा हमारे भारत के अलावा अन्य देशों से भी आज कई लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे मधुसूदन भैया को आज सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। तो आप सभी का मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ साथ आज हमारे बीच प्रदेश सभा से श्री मनोज जी राठी, विजय जी दम्मानी, श्री सुरेंद्र भैया, रमेश जी केला भी उपस्थित है। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन के अंतर्गत सभी युवा संगठन के अध्यक्ष एवं और पदाधिकारी अशोक जी राठी, सतीश जी चांडक, नीरज जी चांडक, आप सभी का मैं छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच मधु भैया भी उपस्थित है। इनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि जब भी वो आते हैं कुरुद, तो उनका कॉल पहले आ जाता है कि जितने भी अपने युवा साथी हैं कुरुद के अंदर, उन सबको आप एकत्रित करके रखिएगा, अपन उनके साथ बैठेंगे, अपन उनके साथ बात करेंगे। ये चीज़ें मुझे बहुत दिन से मालूम थी, हमें 1-2 बार मौका मिला सुनने के लिए, और बहुत ही उनको सुनने के बाद बहुत ही नई ऊर्जा आ जाती है। इसलिए आज प्रदेश से जितने भी साथी आज उनको सुनने के लिए हैं, बहुत मतलब कल से इतना फ़ोन आ रहा है कि भैया हमको मधु भैया कब सुनना है सेशन, बहुत दिनों से हमारी प्लानिंग थी सुनने की। तो ये आज हमें आज बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि आज हम प्रदेश युवा संगठन के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र मधु भैया को हम सुन पा रहे हैं। तो आज ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम जिसको आज सुनने के सब उत्सुक हैं, उनको हम सुनने के लिए भैया राकेश भैया से आग्रह करते हैं, भैया जल्द से जल्द हम सभी की इच्छा को आप पूरी करिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश। बिल्कुल रुपेश जी, अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है और बहुत जल्दी वो हमारे बीच होंगे। मैं विधिवत उनके परिचय के लिए आमंत्रित करूंगा प्रादेशिक अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन की कार्य समिति सदस्य, छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे और बहुत अच्छे ट्रेनर के रूप में अपनी ट्रेनिंग देते आ रहे हैं भाई आलोक जी महेश्वरी को, कि आप आए और आदरणीय मधुसूदन जी केला का परिचय इस सदन में समक्ष रखें। धन्यवाद भैया। जय श्री कृष्णा साथियों, सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूंगा आदरणीय मधु भैया का परिचय शायद कुछ ऐसा है जैसे दिया को रोशनी दिखाने जैसा। संक्षिप्त में उनके बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड सीजन्ड इन्वेस्टर इन इंडियन कैपिटल मार्केट। आपके एक्सपीरियंस के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा। सदन में उपस्थित मेरे बहुत से भाइयों की इतनी उम्र नहीं है जितना भैया को एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट का। आप वर्तमान में MK वेंचर्स के चेयरमैन हैं और फाउंडर हैं। आपने वर्ष 2004 से लेकर 2017 तक चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के रूप में रिलायंस कैपिटल से जुड़े हुए थे। आपके कार्यकाल में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने एसेट अंडर मैनेजमेंट 200 करोड़ को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाया। साथ ही साथ आपके सेवा काल में रिलायंस ने बहुत से ऐसे अवार्ड्स अर्जित किए। आपने वर्ष 2004 में बेस्ट इक्विटी फंड मैनेजर का सम्मान ग्रहित किया। यह सम्मान किसी और के द्वारा नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा दिया गया। भैया 2 शब्द आपके लिए कहना चाहूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो धैर्यता का पाठ पढ़ा है वही सच्चा गुरु कहलाए। संकट में जो हंसना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए। पग पग परछाई सा साथ निभाए वही सच्चा गुरु कहलाए। जिसे देख से अंदर से सर झुक जाए वही सच्चा गुरु कहलाए। आपको प्रणाम करता हूं मधु भैया। आपका शिष्य आलोक लिड्डा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया।
बिना किसी विलंब के अब आपके बीच इस व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो कि हमें फाइनेंस टिप्स के बारे में बताएंगे कि माहेश्वरियों को कहां पर अपना पैसा लगाना चाहिए, कहां पर नहीं लगाना चाहिए। और मार्केट के मतलब कारपोरेट वर्ल्ड के लीडर के रूप में ये जाने जाते हैं हमारे माहेश्वरियों के बीच में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हालात बदल देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हालात बदल देते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को बदल देते हैं, जो हालात को बदल देते हैं। ऐसे ही हम सबके बीच उपस्थित है आदरणीय मधुसूदन जी केला को बिना किसी विलंब के आदरणीय मधुसूदन जी केला को आमंत्रित करता हूं कि भैया आप आए और हमें ज्ञान का आपके ज्ञान का प्रसार हमें भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे बारे में बोला गया, खास करके ये एक महेश्वरियों का प्लेटफॉर्म है, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है ये शब्द सुनना, क्योंकि जो सबसे बड़ा सम्मान किसी व्यक्ति का अगर अपने खुद की गली में हो जाए ना, तो उससे ज्यादा गौरव की बात उससे कहीं नहीं होती है। तो मेरे को बॉम्बे में कोई कुछ बोले, न्यूयॉर्क में कोई कुछ बोले, पर रायपुर में अगर मेरे बारे में ऐसा कुछ बोले तो ये बहुत बड़े मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है, मेरे लिए बहुत उल्लास का विषय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा 15-20 मिनट बोलूंगा और उसके बाद अपन 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो पहले तो बिकॉज हमारी जीविका फाइनेंशियल मार्केट को और मेडिकली क्या हो रहा है इसको ट्रैक करने में हमारी जीविका चलती है, तो हम इसको बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। तो पहले तो थोड़ा मैं 5 मिनट ये कोरोना वायरस के बारे में बोलना चाहूँगा कि दुनिया में इस वक्त इसकी क्या परिस्थिति है और जो बुद्धिमान लोग मेडिकल फील्ड में हैं वो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और मेरी समझ के हिसाब से, क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी समझ के हिसाब से इंडिया की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले अगेन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि छत्तीसगढ़ कम से कम मेडिकली अभी एकदम सुरक्षित है। मैं विजय से हर दूसरे तीसरे दिन बात करते रहता हूँ। अपना कुरुद रायपुर में सब लोग सुरक्षित हैं। भगवान से मेरी शुभकामना है कि आप लोग सब मेडिकली पहले तो सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है, तो सबसे पहले तो जान को प्रोटेक्ट करना है। और मैं इसको ट्रैक भी बहुत क्लोजली करता हूँ। छत्तीसगढ़ में भी अभी तक टोटल मिला के भी कुछ 36-40 केस हुए हैं और उसमें से भी मेजॉरिटी लोग कोई आईसीयू या वेंटिलेटर पे नहीं है, मेजॉरिटी लोग ठीक हो गए हैं। आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड में कल तक का आंकड़ा है, ये करीब 27.5 लाख लोगों को इन्फेक्शन हुआ है और उसमें से करीब 7.5 लाख लोग अभी तक के रिकवर हो पाए। करीब 2 लाख लोगों की ये कोरोना वायरस को लेके मौत हुई है। पूरी दुनिया का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। और अभी तक के करीब जो करीब 16-17 लाख लोग हैं वो अभी भी ये कोरोना वायरस से बेसिकली मेडिकली वन वे और दी अदर इन्फेक्टेड है और उनकी रिकवरी अंडर प्रोसेस है। तो इसका जो पॉजिटिव है, हालांकि इतना ज्यादा ये हवा बन गया है मेरे हिसाब से, और इतना ज्यादा लोगों के मन में भय पैदा हो गया है इसको लेके, इतना ज्यादा लोग डर गए हैं इसको लेके कि अभी मेरे कजिन का फोन आया। मेरे पिताजी की 89 इयर्स की एज है, बोले उनको कपड़ा बांध के घर के अंदर रहने को बोला है करके। अरे भाई, कुरुद में कोई केस ही नहीं है, उनको इतना डरने की जरूरत नहीं है, सच्चाई है। पर मैं अभी कितना भी समझाऊंगा ना तो कोई समझने वाला नहीं है। जो लोग को डर बन गया है वो डर रहने वाला ही है, और टू सम एक्सटेंट ये डर में रहना कोई गलत बात भी नहीं है। तो कंपेयर टू द वर्ल्ड मैं इतना बोलूंगा, इंडिया की सिचुएशन मेडिकल ग्राउंड पे बहुत ज्यादा अच्छी है। अपने आप पे अगर ये जब सिर्फ ये आंकड़े 10,000 लोगों को अगर टेस्ट किया, और टेस्ट भी वो किसको कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ सस्पिशन है, तो कोई कोरोना के मरीज के आप या तो काफी नजदीकी संपर्क में आए थे, या आपको कोई सिम्टम है, आपको पेट में दर्द हो रहा है,
आपको बुखार है, आपका रनिंग नोज है, आपको कोई सिम्टम है, ऐसे ही आदमियों को वो लोग चेक कर रहे हैं। तो अभी तक करीब 10,000, अगर 10,000 लोगों का टेस्टिंग हुआ है तो टोटल मिला के इंडिया में कुछ अभी तक के 3 लाख से ज्यादा, एक मिनट में आंकड़ा देख के बताता हूं, एक सेकंड है। तो कल तक के करीब इंडिया में 5,80,000 लोगों का टेस्ट हुआ। उसमें से करीब 25,000 लोग, तो मैं राउंड नंबर बोल रहा हूँ, 25,000 लोगों को इन्फेक्शन में टेस्टिंग का पॉजिटिव आया है, और करीब सब मिला के अभी तक के टोटल करीब 800 लोगों की इससे मौत हुई है। तो अगर ये वर्ल्ड के आंकड़ों को देखूं और इंडिया के आंकड़ों को देखूं तो इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा बेहतर है। तो जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 4.5% इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन हो गया उनमें से करीब 3% लोगों की डेथ हो रही है। तो 10,000 अगर आदमी टेस्ट हुए तो 450 आदमियों को इन्फेक्शन हुआ, और 450 आदमियों के इन्फेक्शन में करीब 14 से 15 आदमियों की मौत हुई है। और वो 14-15 आदमी भी कोई ना कोई दूसरी बीमारी से जूझ रहे थे। तो मुझे, और ये जो इन्फेक्शन भी हो रहा है, ये जो टेस्ट होके पॉजिटिव भी आ रहे हैं ना, उसमें से 80-90% लोगों को बहुत ज्यादा माइल्ड इन्फेक्शन है। यह अभी अपन बोल रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक है, मतलब टस है पर उसका कोई सिम्टम उसमें नहीं दिख रहा है अभी तक भी। तो कहने का मतलब ये कि या अपन इसको मान ले, बहुत सारे लोग जो नहीं मानते, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, या तो भगवान का कोई आशीर्वाद है इंडिया के ऊपर, या अपना एक इम्यून सिस्टम है जो अपन इतना तीखा खाते हैं, अपना एक इम्यून सिस्टम ऐसा बना हुआ है। आज की परिस्थिति में इंडिया की हालत मेडिकली वर्ल्ड में नंबर 1 है, इसको कंट्रोल करने में और इसको फेस करने में। मतलब इतने, अदरवाइज ये इतने बड़े पॉपुलेशन में ये महामारी इतनी ज्यादा फैल सकती थी अभी तक भी, क्योंकि 3 महीना तो हो गया, अभी तक लाखों करोड़ों लोगों को हो सकता है ये महामारी हो जाती। पर मोदी जी ने भी एक राइट टाइम पे आई थिंक राइट कदम उठाया। अपने सब व्यापारी बंधुओं को लगता होगा कि ये गलत कर दिया लॉकडाउन करके, पर मुझे लगता है कि वो एक सही स्टेप था जो लेना जरूरी था। नहीं तो सपोजिंग बॉम्बे में हो गया और बॉम्बे का कोई आदमी रायपुर चला जाए, तो सॉरी टू डाइग्रेस, आज ही मेरे कोई दोस्त ने धमतरी से मेरे को मैसेज किया, पहले बोलते थे बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, उसने लिखा है अभी बम्बई से आया मेरा दोस्त पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो अभी ऐसी हालत हो गई है कि बाहर से अगर कोई आदमी आएगा भी तो उसका स्वागत नहीं होता था। तो जो हुआ मेरे हिसाब से अच्छा हुआ। ये बीमारी अभी ये कह पाना गलत होगा कि ये सब कुछ एकदम कंट्रोल में आ गया है और ये जो कठिनाई है ये अपने से निकल गई है। मुझे लगता है कि जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक ये बीमारी का कोई ना कोई तरीके से एक मन में डर रहेगा ही। आदमी जैसे पहले मिलते जुलते थे, जैसे पहले शादियां होती थी, जैसे पार्टियां होती थी, वो सब होने में मुझे लगता है अभी भी कम से कम 6-9 महीना 1 साल लगेगा नॉर्मलाइज होने में। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो यही बोल रहे हैं कि इसका वैक्सीन जैसे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, बिटवीन जनवरी टू मार्च तक के बाजार में उपलब्ध होना चाहिए बेस्ड ऑन द करेंट फैक्ट्स। तो अभी भी अपने लोगों को ये अपने माइंड में रिकंसाइल करना पड़ेगा कि अगला 6 से 9 महीने का जो पीरियड है वो ऐसे ही जाएगा। एकदम फ्री हो पाना व्यापार का भी बड़ा टफ होगा लोगों को। जैसे 9/11 के बाद कितना सब चेकिंग बढ़ गया सब जगह पे, वैसे ही अभी जो कंट्री है जैसे इटली वगैरह है, वहां पे आजकल ई पास बनने लग गया है कि आपको कोरोना वायरस का अगर टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप पॉजिटिव हुए निगेटिव हुए, अगर पॉजिटिव हो गया, आप पॉजिटिव हो के आप निकल गए हो तो आपको ई पास दे रहे कि अब आपको कोई खतरा नहीं, आप कहीं पे भी जा सकते हो। और जिसको खतरा है उसका एक अलग पास बना के दे रहे हैं। तो ये सब चालू है, दुनिया के तरीके इसको लेके बदलेंगे। और
मुझे लगता है कि अगला 6 से 9 महीना ये जो बीमारी है इसका अपने को वन वे और द अदर सामना करना पड़ेगा। इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, बिजनेस के ऊपर इम्प्लीकेशन और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इम्प्लीकेशन काफी है। अगर कंट्री पूरी 2 महीने के लिए बंद है तो रफली 2 महीने का जो कंट्री का जीडीपी है, रफली जो $200 बिलियन पर मंथ का अपना जीडीपी है, $250 बिलियन, तो उतना जीडीपी तो कम हो ही रहा है। और इंडिया वैसे कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है, तो इसका बिजनेस के ऊपर इम्प्लीकेशन अभी तक जो हुआ है उसका भी है। और आगे अगर ये 4-6 महीना और इस टाइप का माहौल रहता है तो इसका इम्प्लीकेशन डेफिनेटली रहेगा। और शेयर बाजार की भी मैं बात करूंगा अभी थोड़ा बिजनेस का। और पर ऐसा नहीं है कि ये दी ऑल और एंड ऑल है। अभी अपने से 40 साल पहले ही इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ 1960 में, उसके 20 साल पहले वर्ल्ड वार हुआ, उसके 25 साल पहले वर्ल्ड वार 1 हुआ था। तो उस समय भी सोसाइटी तो ऊपर आई थी, थोड़ा टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है कि कोई ये बीमारी इंसानियत को या सोसाइटी को खत्म कर सकती है। तो बिजनेसेस में इम्पैक्ट है, शेयर बाजार में भी डेफिनेटली इम्पैक्ट है। तो ऊपर में निफ्टी 12,500 हुआ था, नीचे में 7,500 हो गया और अभी करीब 9,000 के आजू बाजू है। तो शेयर बाजार को लेके मेरी ये सलाह है कि आप अपने आप को कभी भी लीवरेज करके या लोन लेके शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी की घड़ी में जो भी कोई बिजनेस चला रहा है ना, उसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा लोन है तो मेरे को चिंता करने की जरूरत है। जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बड़ी बड़ी जगह पे अगर आप देखो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, जो 150-200 कंपनियां जो धराशायी हो गई लास्ट 3-4 साल के अंदर में, उनका 2 ही मेन कैरेक्टरिस्टिक था। एक तो उनके पास लोन बहुत ज्यादा था और दूसरा वो अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा काम करने लग गए। तो अगर मैं आदमी एक हूं और धंधे अगर 10 करूंगा तो 10 आदमी में अपने आप को डिवाइड तो नहीं कर सकता। तो अभी की घड़ी में मेरी एक जो पहली सलाह जो रहेगी वो ये है कि आप अपने लीवरेज को कंट्रोल करो। ये टाइम नहीं है कि अपन बहुत ज्यादा अपन लोन ले या बहुत ज्यादा लीवरेज करें, बिकॉज अपने को पता नहीं है परिस्थिति कब बदलेगी। हो सकता है 6 महीने में बदले, हो सकता है 3 महीने में बदल जाए, हो सकता है 1.5 साल भी ना बदले। पर ये ब्याज एक ऐसी चीज है ना, जब अपन सोते हैं तो भी काम करता है, जब अपन जागते हैं तो भी काम करता है, सैटरडे को भी काम करता है, संडे को भी काम करता है। तो पहले अपने को लीवरेज और ब्याज से बचना है। दूसरा जो है, तो शेयर बाजार में भी अगर इन्वेस्ट करना है तो लीवरेज और ब्याज से ना करें। ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 में से एक चीज मिलती है, या अच्छी खबर मिलती है या अच्छा भाव मिलता है। जब खबर खराब होती है जैसे अभी है, तो कन्वर्सली आप सोच सकते हो कि भाव अच्छा होगा, और जब खबर बहुत अच्छी होती है तो कन्वर्सली आप सोच सकते हो कि इन्वेस्ट करने के भाव जनरली खराब होंगे। तो अभी चूंकि खबर बहुत खराब है तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने का कन्वर्सली बहुत अच्छा मौका है। इन्वेस्ट अगर करना भी है तो एक साथ मत करो। अगला 6 महीने के अंदर जैसे वो सिस्टमेटिक एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ना, SIP करके धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करो। अगर आप खुद शेयर बाजार के जानकार हैं तो आप खुद इंडिविजुअल स्टॉक को लेके इन्वेस्ट करो, और अगर जानकार नहीं है तो जो भी जिसको आप ट्रस्ट करते हो, चाहे वो आपका खुद का घर का आदमी हो या ब्रोकर हो या म्यूचुअल फंड हो या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, अभी फाइनली कहीं ना किसी को तो जाके ट्रस्ट करना पड़ेगा। और कभी कभी कोई बहुत प्रोफेशनल आदमी भी गलत चला जाता है, और कभी कभी जो कोई आदमी कॉमन सेंस से करता है वो आदमी भी सही हो जाता है। तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद भी इसको करना चाहते हो ना,
तो चुनिंदा 5-10 अच्छी कंपनियां चूज करके, बड़ी कंपनियां चूज करके अगले 4-6 महीने के अंदर आप इसमें अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करोगे और आपका अगर 3 से 4 साल का व्यू रहेगा, तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी पैसा काफी बनाने को है। और मेरा जो 30 साल का स्टॉक मार्केट का अनुभव है कि जब इस टाइप की आंधी और बाढ़ आती है और जब रिटर्न 3 महीने के अंदर 30-40% निगेटिव हो जाए ना, तो अगला 3-4 साल फिर बहुत अच्छा होता है। ये अभी तक का लास्ट 30 साल का हिस्ट्री है। तो मैं शेयर बाजार में 92 में आया, 92 में हर्षद मेहता के बाद एकदम मंदी आई, उसके बाद फिर 98 2000 में टेक्नोलॉजी बूम के बाद बहुत बड़ी मंदी आई, फिर 2008 में जो ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ उसके बाद बहुत बड़ी मंदी आई। तो अगर ये हर पीरियड को आप देखोगे तो उस समय की मंदी के 3-4 साल आगे के बहुत ही अच्छे रहते हैं। और दुनिया में इतना पैसा लोगों ने डाल दिया ना, अमेरिका ने 5-6 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट करके डाल दिया, यूरोप ने 3-4 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट करके डाल दिया, जापान ने 2 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट करके डाल दिया। अल्टीमेटली कॉमन सेंस वो है कि पानी तो वहीं बहेगा जिधर ढलान रहेगा। तो अगर सब जगह कॉस्ट मनी का जीरो हो गया है, अभी सब जगह इंटरेस्ट रेट जीरो हो गया है, अमेरिका में भी जीरो है, यूरोप में भी जीरो है, जापान में भी जीरो है, सब जगह इंटरेस्ट रेट अभी जीरो है। तो अल्टीमेटली अगर कॉस्ट मेरा जीरो है तो मैं डेट में तो लगा नहीं सकता हूँ, मैं बैंक में तो रख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ रिटर्न आने वाला नहीं है। तो फाइनली जैसे ही ये सिचुएशन संभलेगी, अल्टीमेटली पैसा अपने जहां पे रिटर्न बनेगा और वो पैसा फिर इक्विटी में ही रिटर्न बनता है, वो पैसा अल्टीमेटली वहीं पे जाएगा। तो आगे पीछे जाके विदेशों के बाजार से भी, मैं बोला ना, इंडिया में पैसा आने का बहुत चांस है। अभी आप लोगों में से जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। तो ये क्या है, बेसिकली चाइना को लेके लोगों के मन में बहुत ज्यादा, मैं एक स्ट्रॉन्ग वर्ड को यूज करता हूं, जैसे घृणा के जैसी हो रही है। मैं रिपीट करता हूं इसको, घृणा के जैसी हो रही है। बिकॉज सब लोगों को लगता है कि चाइना ने एक वक्त पे दुनिया को बताया नहीं कि ये वायरस है। दूसरा, ट्रांसपेरेंटली उन्होंने शेयर नहीं किया कि कितने लोग वहां इन्फेक्टेड थे। तीसरा, ट्रांसपेरेंटली ये शेयर नहीं किया कि कितने लोगों की इस वायरस को लेके मौत हो गई। चौथा, दुनिया के साथ ट्रांसपेरेंटली ये शेयर नहीं किया कि उन्होंने इसको कैसे कंट्रोल किया, किस टाइप की दवाई उन्होंने यूज करी और किस टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने यूज किया। तो एक तरफ से पूरे अमेरिकन, पूरे यूरोपियन, पूरे जापानीज और इवन इंडिया में भी मैं अभी ये सेंटिमेंट देख रहा हूं कि हमको चाइना के साथ व्यवहार, चाइना के साथ व्यापार थोड़ा कम करना है। तो अभी इंडिया में और दुनिया में क्या चल रहा है कि चाइना ने बीमारी दी है, वायरस दिया है, और इंडिया ने उसका इलाज दिया है। हम इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया को दवाई दे रहे हैं और चाइना ने ये बीमारी दी है। तो मैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं। मुझे ये लगता है कि ये जो पैसा सब यूरोपियन का, सब अमेरिकन का, सब जापानीज का जो चाइना में लगा हुआ है और चाइना के साथ जो इतना व्यापार है वहां का, उसमें से कुछ पोर्शन इंडिया में शिफ्ट होगा। ये अभी नहीं होगा, ये हो सकता है 6 महीने बाद हो, या हो सकता है 1 साल के बाद इसकी शुरुआत हो। पर ये मुझे जरूर लगता है, मेरे अनुभव से और जितना मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जितना सीख रहा हूँ, जितना पढ़ रहा हूँ, जितना एक्सपर्ट्स को मैं भी अटेंड कर रहा हूँ, ये एक रुझान बहुत क्लियरली आ रहा है कि इंडिया नेट इसमें से बहुत बड़ा बेनिफिट लेके निकलेगा और बहुत सारा पैसा दुनिया का इंडिया में आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा। अब अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियसली कुछ पैसा छत्तीसगढ़ में भी आएगा, या छत्तीसगढ़ के लोग जो व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं उनको भी डेफिनेटली बहुत 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 सारा फायदा आगे 5-10 साल के अंदर होने का पूरा विश्वास है। और सी क्या है, अपन मोदी जी को क्रिटिसाइज करें, लाइक करें या डिसलाइक करें,
सच्चाई है कि दुनिया उनको बहुत लाइक करती है। अपने से भी मेजॉरिटी लोग अपन उनको लाइक ही करते हैं, पर दुनिया उनको बहुत लाइक करती है। एंड मोदी जी एक्चुअली इज इमर्जिंग एज अ वर्ल्ड लीडर टुडे। तो उस बारी मैंने थोड़ा डाइग्रेस किया। ये व्यापार जगत के लिए 6-9 महीने के अंदर में ये बड़ी अच्छी खबर है। तो अगर मैं उसको ध्यान में रखूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं शेयर बाजार में अभी से लगा के अगले 6-8 महीने तक के सिस्टमेटिकली अच्छी कंपनियां, अच्छे सेक्टर खोज के पैसा लगाने का बात है। अब अभी क्या है, अगला क्वेश्चन यही है कि आप बताओ कौन से सेक्टर में पैसा लगाएं या कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाएं। तो क्या है, अगेन मेरे अनुभव से ये है कि दुनिया में हर जगह हर वक्त कोई ना कोई बुल मार्केट चल रहा होता है और कहीं ना कहीं बेयर मार्केट चल रहा होता है, राइट। अब अभी जैसे गोल्ड में लास्ट 7 साल से बुल मार्केट चल रहे हैं, जो बेसिकली लास्ट 7 साल के क्या मैं बोलूं, लास्ट 10 साल से बुल मार्केट चल रहा है। जो 4-5 हजार रुपया पर तोला जो गोल्ड का भाव था 10-15 साल पहले, वो अभी रफली 45-50 हजार रुपया होने को आ गया, राइट। तो अगर किसी ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया होता कि गोल्ड में बुल मार्केट चलेगा, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट था, आप मेजॉरिटी अगर गोल्ड में डालते रहते, तो ना आपको कोई मधुकेला का जरूरत, ना स्टॉक मार्केट का जरूरत, ना मोदी का जरूरत, ना किसी का जरूरत। आपका पैसा एक्चुअली लास्ट 10-15 साल के अंदर 10 गुना हो गया होता है, राइट। तो अभी अपना काम यही है कि नेक्स्ट बुल मार्केट कहाँ पे आ सकता है, या कौन से सेक्टर में आ सकता है, या किस टाइप की कंपनीज में आ सकता है, वो आइडेंटिफाई करें। तो मुझे क्या है, ये क्लोज ग्रुप है, शेयर बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है, कंपनी का फंडामेंटल कब चेंज हो जाता है ना, ये पता नहीं चलता है। और आज मैं आपको कुछ शेयर बता दूं और कल अगर वो कंपनी का फंडामेंटल चेंज हो जाए और फिर आप मेरा नंबर खोज रहे हो, आप मेरे को खोज रहे हो भाई इसका क्या करें कैसे करें, तो वो अनुचित हो जाता है। बेसिकली मैंने कुछ 2-4 मेरे क्लोज फ्रेंड्स को बताया भी, ये ऐसा ले लो वैसा ले लो, बट फाइनली क्या है, वो वर्क नहीं करता है। 4 जगह वर्क करता है, 3 जगह वर्क नहीं करता है। तो इट इज बेटर कि मैं आपको ये बताऊंगा जरूर कि कौन से सेक्टर्स मुझे इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, और फिर आप लोग अपनी समझ से इसको कीजिए। 3 से 5 साल का होराइजन रखिए, अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कीजिए और बेसिकली एक फेथ रखिए। तो मुझे इस वक्त जैसे फार्मा कंपनीज है वो काफी बढ़ गई है अभी। अब मैंने टेलीविजन में भी जाके कई बार ये रेकमेंड किया है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर मुझे अभी भी अच्छा लगता है। तो कभी भी जब घटेगा ये महीने 2 महीने 3 महीने में कभी एक आध बार जब चांस लगेगा, तो जो भी लीडिंग फार्मा कंपनीज है, चाहे वो सन फार्मा है, चाहे वो अरबिंदो फार्मा है, चाहे वो ल्यूपिन है, ये बड़ी कंपनियां हैं, कुछ छोटी कंपनियां भी है। तो आप या कोई फार्मा का एक स्पेशलिस्ट म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है, आप उसको भी देख सकते हैं बेसिकली। तो फार्मा इज एक्चुअली माय नंबर 1 चॉइस टुडे। दूसरा, अभी ये मेरा एकदम प्रिलिमिनरी थॉट है कि जैसे मैं रायपुर से जब मैं रायपुर जाता था, तो अपनी महिंद्रा की जीप में 15 लोगों को भर के लेके जाते थे, राइट। अब मैं वो इन्वेसाइज ही नहीं कर सकता हूँ कि 15 आदमी भर के कुरुद से, इवन वैक्सीन आने के बाद भी लोग वो जल्दी से वो चांस लेंगे। तो मुझे लगता है ये पर्सनल मोबिलिटी जो है, हर आदमी ये चाहेगा कि भले ही मैं 20,000 की स्कूटर में जाऊं या 50,000 की बाइक में जाऊं, मेरा खुद का मोबिलिटी मेरे पास होना चाहिए। और या मैं अगर मैं रईस आदमी हूं तो मेरी खुद की गाड़ी में मैं जाऊंगा। तो मुझे लगता है ये मोबिलिटी वाला जो स्पेस है ना, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है ज्यादा, पर ये मोबिलिटी वाला जो स्पेस है ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसका ट्रेंड अपने को 2-3 महीने के अंदर ही पता चलने लगेगा कि लोग इसको कितना एडॉप्ट कर रहे हैं। पर एडॉप्ट करेंगे तो ये कार की कंपनियां है, 2 व्हीलर की कंपनीज है, और जो ऑटो इंसुलरी कंपनीज है इससे रिलेटेड, वो भी अच्छा कर सकती है। तीसरा ये बोलूंगा कि अगर किसी को कुछ नहीं समझता है और किसी को कुछ नहीं करना है ना,
तो भी अगले 6 महीने के अंदर आप सिर्फ एक इंडेक्स फंड में पैसा डालें। वो तो सब वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज और कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है कि अगर आपका वर्चुअल चॉइस है कि मैं बैंक डिपॉजिट में पैसा रखूंगा या मैं रियल एस्टेट में पैसा रखूंगा, वहां तो पता नहीं चल रहा है कि कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। पर इसमें मुझे लगता है कि बैंक डिपॉजिट से और रियल एस्टेट से ज्यादा तो पैसा बनना चाहिए ये अगले 3-4 साल के अंदर। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी तो वही है कि आपका खुद का धंधा अगर 15 से 18% जनरेट कर रहा है तो मैक्सिमम पैसा अपनी शाही के अंडर में रखो, अपने खुद के धंधे में रखो। अगर 15 से 18% आप खुद जनरेट कर सकते हो ना, कहीं और ज्यादा इधर उधर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर इक्का दुक्का इधर उधर स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर लिया वो एक बात अलग है, पर उससे ज्यादा रिटर्न रिस्क एडजस्टेड कहीं पे नहीं मिलता है जनरली इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा अगले 4-6 महीना। कभी बहुत अच्छी खबर आएगी, लगेगा ये निकल गया है, और जब खराब खबर आएगी तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा डूब जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ये पूरा डूबेगा या एकदम निकल जाएगा। तो अभी ये मुझे लगता है ये रेंज बाउंड यहाँ पे जैसे अपने नीचे जो 7,500 का निफ्टी बनाया, मुझे नहीं लगता है कि 7,500-8,000 के नीचे इंडेक्स जाएगा अगली 6 महीना, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि 10,000 के ऊपर अभी जाएगा। अभी तो ऐसा लगता है कि 4-6 महीना ये यहीं पे रहेगा। अब मैं थोड़ा जेनरिक 5 मिनट बात करूंगा बिफोर वी ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। ये क्या है ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, when the time gets tough, the tough gets going. I'll repeat, when the time gets tough, the tough gets going. तो नॉर्मल परिस्थिति में तो हर ही आदमी अच्छा कर लेता है, पर वो अच्छा खुद करता है कि सर्कमस्टेंसेस अच्छा करा देती है ये अपने को नहीं पता होता है। तो मैं तो इस वक्त मेरी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, एकदम दबा के मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल 12 से 14 घंटा लगा ही रहता हूँ एकदम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये पीरियड जैसा ही निकलेगा उसके 3-5 साल भयंकर अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हर धंधे में लोग आधे से ज्यादा या 30% जो लोग है ना तहस नहस हो जाएंगे, जिनके पास लीवरेज है, जिनका मनोबल कम हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, निगेटिव टेरिटरी में चले जाएंगे, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ लोग जिंदगी से विश्वास हट जाएगा, क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, आराम करो। तो बिजनेस वर्ल्ड में हमेशा यही होता है कि नीचे का 20-30% कंपटीशन अगर निकल जाता है तो फिर जो आदमी लगा हुआ रहता है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, जो मैं अभी से देख सकता हूँ। जैसा मैंने आपको ये चाइना का बताया, और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अपने पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है, तो अगले आने वाले 3-4-5 साल तक के एक जैसे कोरोना वायरस कंट्रोल में आता है वो उसको 6 महीना भी लग सकता है, 12 महीना भी लग सकता है। तो इस पीरियड में मेरी ये सलाह है, बिकॉज आप सब लोग युवा हो, बहुत सारे लोग मेरे से छोटे हो, तो मैं एक सलाह भी दे सकता हूँ कि इस पीरियड में अपने आप को एकदम एक्सट्रीमली पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोचो, एक रूटीन अपना के रखो, ज्यादा लीवरेज मत करो, ज्यादा रिस्क मत लो, पर आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए कमर कस के तैयार रहो। और ये लक्ष्मी जी अपने सबके घर में आके खटखटाने वाली है, जो तैयार रहेगा वो दरवाजा खोल देगा और वो अंदर आ जाएगी। जो तैयार नहीं रहेगा या घर में नहीं रहेगा या दरवाजा नहीं खोलेगा कि वायरस आ गया करके, तो लक्ष्मी जी बाहर से निकल जाने वाली। तो अभी अपने को एकदम मनोबल ऊपर रख के, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग रख के एकदम तैयार रहना है आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को। और अगला ये 6 महीने का जो समय है, मैं उसको एक एनोलॉजी दे के बताता हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि आप लोग ये समय को यूटिलाइज कर रहे हो, इतने सारे एक साथ लोग इकट्ठा होके ये पाठशाला चला रहे हो कि 7 दिन में कुछ ना कुछ सबको गेन हो जाए। तो मैं इसको दूसरा एनोलॉजी लेके बोलूंगा कि जैसे आप बद्रीनाथ केदारनाथ चले गए हो और वहां बर्फ की झड़ी आ गई और 25 लोग हैं, तो कैसे करते उस परिस्थिति में
हर आदमी एक दूसरे की अंगली पकड़ के मंदिर तक जाने की कोशिश करता है। तो भी वैसा ही परिस्थिति है कि बाहर का माहौल तो बहुत चैलेंजिंग है, पर अपने को एक दूसरे की अंगली पकड़ के जब तक ये वायरस नहीं जाता है तब तक एक दूसरे को थाम के चलना है, और फिर आने वाला पीरियड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूँ। जो भी कोई क्वेश्चन आंसर है, अगर है कुछ भी स्पेसिफिक, एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, एनीथिंग रिलेटेड टू मार्केट, मुझे खुशी होगी कोई भी चीज आंसर करने में। और शानदार भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं निवेदन करूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स, लगभग 250 177 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ बने हुए हैं और उससे ज्यादा पैनलिस्ट भी हमारे पास 30 पैनलिस्ट भी हैं। आप में से जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न यदि आपको लगता है कि भैया से पूछना है, आप पूछ सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। अपना हैंड रेस करेंगे आप, या क्वेश्चनियर में जाके आप अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। विजय राठी इज रेजिंग हिज हैंड। भैया जय श्री कृष्णा। हाँ जय श्री कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है भैया कि मैं एकदम नया हूँ शेयर मार्केट को लेकर के। अभी तक शेयर मार्केट से बहुत दूर भागते थे हम लोग। मोस्टली बहुत अच्छे हो भैया, लकी हो। बिल्कुल ठीक है। और अभी जो परिस्थिति बनी है, तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा बहुत इससे टच में तो रहना चाहिए। जी, तो मेरा एक ये क्वेश्चन था भैया, जैसा कि अभी जो मार्केट डाउन हुआ है, तो नॉर्मली ये मार्च के एंड जो लास्ट वीक था उसमें लॉकडाउन हुआ था और उसके पश्चात ये डाउन हुआ था मार्केट। तो कहीं ना कहीं का जो रिजल्ट है कंपनियों का, वो तो और बहुत खराब आने का अंदेशा है। तो क्या ऐसा लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा घुसना चाहिए? मतलब कौन सा समय सही रहेगा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। इसमें अगेन मैं तो सिर्फ अनुभव से बात कर सकता हूँ। जी जी। और शेयर बाजार के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, इसमें हर पैसे वाला आदमी सिर्फ अनुभव वाले आदमी को खोजता है। जैसे आप मुझे खोज रहे हो ना, अभी आपके पास पैसा है और मेरे पास अनुभव है, बराबर ना। अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि पैसे वाले को अनुभव मिल जाता है और अनुभव वाले को पैसा मिल जाता है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि बिकॉज अभी आपके पास अनुभव नहीं है और मेरे पास अनुभव है, क्योंकि मैंने ये पैसा खो के अनुभव किया है, राइट। तो मैं अपने अनुभव से आपको एक जेनरिक आंसर दे रहा हूँ कि शेयर बाजार में ये जरूरी नहीं है कि आप कब लेते हो, ये जरूरी है कि आप कितना लेते हो। और ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट टाइमिंग जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि आप इसको कितने टाइम के लिए रखते हो। तो मैं आपको बोलता हूँ, सपोजिंग आपने एकदम परफेक्ट किया और 7,500 निफ्टी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेट से वो बॉटम था, पर आपने अपनी नेटवर्थ का 1 रुपया लगाया मान लो उसमें, बराबर। तो आपका आप लकी रह गए, वो 1 का 2 रुपया हो गया, पर फिर भी आपकी नेटवर्थ का 2 रुपया ही बना, बराबर। और किसी आदमी ने बोला नहीं यार मैं तो इतना शाना नहीं हूं, मैं एकदम बॉटम में नहीं पकड़ सकता हूं, मैं तो 20 रुपए लगाना चाहता हूं और मैं 2-2 रुपए हर महीने लगाऊंगा, और उसका डबल नहीं हुआ पर उसका 60% बढ़ गया, पर चूंकि उसमें 20 लगाया तो 12 बन गया, और आपने 1 लगाया तो आपका 2 बना, तो उसका 100 का नेटवर्थ 112 हो गया और आपका 100 का 101 ही हुआ। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ना, ये इसको डिग कर पाना कि कौन सा परफेक्ट टाइम होगा ना, ये इम्पॉसिबल है बोल पाना। ये तो बाद में ही पता चलता है कि वो परफेक्ट टाइम था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जैसे अब रिजल्ट खराब आएगा, ये आपको और मेरे को सिर्फ पता नहीं है ना, सबको पता है ये। जी हाँ। और मार्केट में जो सबको पता होता है वो डिस्काउंटेड रहता है। सही है, बराबर ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगला 6 महीना सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग विल बी द राइट थिंग। उसमें कभी नीचे भी जाएगा, कभी ऊपर भी जाएगा, बट अगला 6 से 8 महीने में सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग विल बी द राइट थिंग। थैंक यू भैया। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी जी भैया, आलोक माहेश्वरी रायपुर से हूँ। हाँ जी। आगे भविष्य में फ्यूचर क्या दिख रहा है मेटल सेगमेंट का? तो
मेटल सेगमेंट के अगेन वही है कि नियर टर्म तो चैलेंजेस बहुत है, पर मेटल की कंपनियां बहुत सस्ती हो गई है। अगर आप देखोगे रिप्लेसमेंट वैल्यू को लगा के, तो आज 1 मिलियन टन का स्टील प्लांट लगाने के लिए कम से कम 4,000 करोड़ रुपए चाहिए, और 1 मिलियन टन की स्टील की कंपनी अभी 700-800 करोड़ में मिल रही है, इंक्लूडिंग डेट और इक्विटी मिला के। अच्छा। तो नियर टर्म अर्निंग का चैलेंजेस है, पर मैं जहाँ पे बहुत डीप वैल्यू है मेटल कंपनीज में, या जहाँ पे मैं मैनेजमेंट को ट्रस्ट कर सकता हूँ ना, यही टाइम होगा लेने का। पर वही है कि मैं इसको परफेक्टली टाइम नहीं कर पाऊंगा कि कब एकदम आज बॉटम हो गया करके, और अगर मैंने बॉटम में ले भी लिया और बोला कि चलो यार अभी 15% 10% मेरे बिजनेस में छूटता है और मैं 15% ऊपर इसको बेच दूंगा ना, तो दैट इज नॉट द अपॉर्चुनिटी। अभी जब ये मेटल सेक्टर में अगले 4-6 महीने के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि शेयर के भाव 5-5 गुना होंगे। अच्छा, तो वी हैव टू प्ले फॉर दैट। ठीक बात है। आगे जी जी, वी हैव टू प्ले फॉर दैट। हाँ जी, आगे भविष्य में भी हमें ऑप्टिकल फाइबर के क्या फ्यूचर लग रहे हैं? ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ज्यादा कंपनियां लिस्टेड नहीं है, पर वो जो 2-3 कंपनियां लिस्टेड है वो अच्छी है। उसमें भी प्राइस करेक्शन काफी हो चुका है, और आने वाले टाइम में डिजिटल इंडिया अब नेसेसरी हो जाएगा रादर देन ए लग्जरी। तो फ्यूचर अच्छा ही होना चाहिए। थैंक यू भैया। भैया हमारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार आप क्वेश्चन आंसर वाला खोलेंगे क्या? आप ही बोल, आप पढ़ लीजिए। मैं बता रहा हूँ जी, मैं पढ़ता जो हूँ। आपको रिलेवेंट लगता है आप पूछ लीजिए। अच्छा भैया, इंद्र गोपाल जी राठी ने हाँ, बहुत सारे इतने सारे क्वेश्चंस है ना, मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाऊंगा। आपको जो रिलेवेंट लगता है आप पूछ लीजिए। भैया उन्होंने लिखा हुआ है, इंद्र गोपाल जी राठी हैं, प्लीज प्रोवाइड आउटलुक ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के बारे में, क्या एक साल का क्या व्यू है आपका, ये जानना चाह रहे हैं। तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल के ऊपर मेरा व्यू 3 साल को लेके पॉजिटिव है। 1 साल में क्या होगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। ओके। हाँ भैया, कुछ क्रूड ऑयल पे कैसा, क्रूड ऑयल प्राइस इज ऑल टाइम लो दिखा रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, उसके बारे में सलाह मांग रहे हैं। मेरा क्रूड ऑयल का सब्जेक्ट नहीं है बॉस, मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा। ओके, नहीं। 30 साल मेहनत करके 2% शेयर बाजार का सीखा है अभी, और इधर उधर जाएंगे तो जो ये भी आता है वो भी भूल जाएंगे। सर ये पूछ रहे हैं कि आपका व्यू क्या है फाइनेंशियल स्टॉक सच एनबीएफसी एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को लेके, आपका क्या व्यू है, ये अक्षय डागा जी जानना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर को मैं अभी भी अवॉइड करूंगा, कि वहां पे सबसे ज्यादा लिवरेज वहीं पे है। अगर 100 रुपए की इक्विटी है तो कोई बैंक का 500, 600, 700 रुपए का डिपॉजिट है, तो पैसा तो मैंने पूरा 700 रुपए लगा के रखा है। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स को मैं अभी भी थोड़ा अवॉइड करूंगा। एंड तो दैट इज वन सेक्टर जहाँ पे मैं अभी जल्दबाजी नहीं करूंगा लेने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर या एएमसी स्टॉक्स जो है वो सेलेक्टिवली फिर भी लिए जा सकते हैं, बिकॉज उसमें फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है या उनमें ज्यादा लिवरेज नहीं है, तो वो लिए जा सकते हैं। पर बैंक्स है, एनबीएफसीज है, इवन बड़े बैंक्स को भी मैं अभी अवॉइड करूंगा। ओके भैया, बैंकिंग को भी आप अवॉइड करेंगे। जैसे भैया आपने बताया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमको जाना चाहिए, तो कितने प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में, यदि हमको ऐसा लगता है मार्केट जब बढ़ता है तो? अभी तो यार लिया नहीं है, उसे बेचने का पहले क्या सोचने का अभी नहीं, जैसे कि भैया मारुति की पोजीशन जब डाउन आई थी तो शायद जैसे लोगों ने लिया हुआ है, तो वो चाह रहे हैं कि कब उनको एग्जिट होना चाहिए वहां से। मुझे लगता है अभी नहीं, अभी एग्जिट का नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना पहले तो अभी अपने को यही नहीं पता है कि ये थीम प्ले आउट करेगा कि नहीं करेगा, और वो आप लोगों को भी जितना समझेगा जितना मेरे को भी समझेगा। अगर आपके रायपुर में भी दिखा कि लोग पर्सनल मोबिलिटी के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो आपको भी उतना ही समझ जाएगा। अगर ये थीम है तो ये फिर बहुत बड़ी थीम होगी, फिर मैं अभी बेचने का नहीं सोचूंगा। पर मुझे ये नहीं पता अभी कि ये थीम चलेगी कि नहीं चलेगी। मेरा ऐसा अंदेशा है कि ये चलनी चाहिए, और अगले 2-3 महीने तक मैं इसको मॉनिटर करूंगा। राकेश भैया, हेलो। हाँ, मैं भैया मेरा एक क्वेश्चन था जी, जय श्री कृष्णा। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये BS4 ऑटोमोबाइल में 2 व्हीलर्स में
जैसे हमारे हीरो बाइक का शोरूम है, तो BS4 BS6 जैसे हुआ, इसमें कोरोना ये लॉकडाउन हो गया, इसमें रेट भी इंक्रीज है, तो अब अपन उसको कैसे फेस करेंगे जब लॉकडाउन खुलेगा? तो उसके लिए कुछ करना है क्या अपने को अलग से? अगर मेरा असेसमेंट राइट है तो आपकी बाइक बहुत ज्यादा बिकनी चाहिए अभी। ऐसा क्या? हाँ, क्योंकि क्या मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भरोसा करते थे ना आने जाने के लिए, अभी मैक्सिमम आदमी ये बोलेंगे कि 15 आदमी अगर जीप में बैठे हैं तो किसको क्या बीमारी है नहीं पता, भैया मैं अपना 5,000 रुपया 3,000 रुपया महीना का चुका के हीरो होंडा ही ले लेता हूँ और उसी से आना जाना करूंगा। जी जी, ऐसा मेरा अंदेशा है। अभी वो बिकता है कि नहीं माल, आप मेरे को फोन करके जरूर बताना जैसे कोरोना खुलेगा। बिल्कुल बताऊंगा सर, आपका नंबर लूंगा मैं। हाँ जी, माने हमारा फ्यूचर ब्राइट फुल है। हाँ, ऐसा लगता है सर। ये एक हमारे साथ माहेश्वरी जी हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि DHFL और यस बैंक का मेरा पोर्टफोलियो है और उसे मुझे होल्ड करना चाहिए कि उससे मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। ये जानना चाह रहे हैं, DHFL में है और यस बैंक में इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है। मुझे लगता है भाई साहब एग्जिट कर जाना चाहिए। सुमेश जी, आपको जवाब मिल गया होगा। हाँ, और मुझे लगता है कि इस टाइप की जो कंपनियां है ना ज्यादा ठीक क्या है। अभी एक मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वक्त रिटर्न ऑफ कैपिटल, अपना पैसा जो है वो वापस आना जरूरी है। पैसे के ऊपर रिटर्न कितना आएगा ये सेकेंडरी बात है। तो ऐसा कोई भी मेरे हिसाब से इंटरप्राइजिंग काम नहीं करना चाहिए जिसमें पैसा ही जीरो हो जाए। या 100 रुपए का अगर 50 रुपया होता है ना तो नुकसान 50 रुपया होता है। 50 का 100 करने के लिए फायदा 100% करना पड़ता है। तो अभी कोई भी मुझे लगता है इंटरप्राइजिंग ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें अपना कैपिटल टूटे। तो सबसे पहला रिटर्न ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन इट इज रिटर्न ऑन कैपिटल। तो मैं अपना पैसा बचा के रखूं और उसके ऊपर फिर जो भी 2% 4% रिटर्न कम मिले तो ठीक चलेगा। तो ये सब कंपनियां है ना, इसमें रिटर्न ऑफ कैपिटल ही हो सकता है पूरा। कैपिटल ही रिटर्न ऑफ हो सकता है कभी। भैया, जैसा आपने बताया था कि आप कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनपे भी ट्रस्ट करना चाहिए, तो एक भाई साहब ने लिखे हैं कि उत्तराखंड से हैं हमारे साथ, गोविंद राठी जी, उन्होंने लिखा है कि भाई उन्होंने बिरला ग्रुप पे ट्रस्ट करके पैसा लगा दिया वोडाफोन में, और अब उसका मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करना नहीं, जस्ट एक उनका क्वेश्चन आया है। मैं बोला कि अब वो तो भाई साहब वही है ना। देखो क्या है, आपके एक जो जब आपको कोई बीमारी होती है ना, हल्की से सर्दी खांसी भी हो जाए आपके आपके घड़ी में, तो आप जाते हो सीधा डॉक्टर के पास। अगर कोई वकील का काम पड़ जाए तो आप वकील के पास जाते हो। अब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम पड़ जाए तो प्रोफेशनल के पास जाते हो। भैया ये पैसे का काम है। ये वकील से, डॉक्टर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से 1000 ज्यादा गुना कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि पूरी दुनिया यही करने में लगी हुई है, पैसा बनाने में लगी हुई। अगर ये इतना ही आसान होता कि कोई भी बिरला ग्रुप की कंपनी खरीद लो और मैं कमा लूंगा, और कोई भी टाटा ग्रुप की कंपनी खरीद लो तो मैं कमा लूंगा, तो पूरी दुनिया का हर आदमी कमा लेता ना। तो ये बड़ा थोड़ा पेचीदा सब्जेक्ट है, इतना सिंपल नहीं है। तो मैं भाई साहब को बोलूंगा, पर अगर आइडिया में लगा के रखा पैसा तो भी 3 ही रुपया खोने का है तो रखे रखो, हो सकता है बिरला जी कभी कुछ कमाल कर दे। जी जी जी, राकेश भैया होल्ड का सलाह देते हैं अपन। हाँ, होल्ड का सलाह देते हैं। राकेश भैया। हाँ रुपेश भैया, एक क्वेश्चन था मेरे पास भी। बिल्कुल बिल्कुल, पूछो। मधु भैया, जैसा कि आज पूरे मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ जी। रुपेश गांधी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है भैया। ये हाँ जी, हाँ, जैसे कि आज पूरे युवा साथी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत व्यापार में सभी लोग व्यापार में लगे हुए हैं, है ना। तो हमें अपने व्यापार से, बिजनेस से कितना फंड हमें इन सब चीजों में लगाना चाहिए, शेयर में या इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड, अगर में कितना फंड, जिससे हमको दिक्कत ना आए व्यापार में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो व्यापार की जरूरत पूरा होने के बाद, अगर एक मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज अभी लीवरेज करके मत लगाना, लोन लेके पैसा मत लगाना। ऐसा नहीं, मधु भैया ने ये चीज बोला, अभी वो तो बोल रहे हैं कि बहुत बढ़ जाएगा तो मैं 10% ब्याज में पैसा ले लेता हूँ और 30% मेरा बन जाएगा। मैं अभी वो वहां पे नहीं हूँ। उसका भी कभी टाइम आता है, पर मेरे हिसाब से अभी वो टाइम नहीं है। फिर अब जो आपका सरप्लस पैसा बच गया ना, और अगर आप युवा हैं
तो मुझे लगता है 30 से 40% तक का सरप्लस पैसा आप इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं। बिकॉज उम्र आपके साथ में है अभी, कल मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया है कुछ, तो टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा, या भी आप आगे फिर कमा के भी, इक्विटी तो वॉलेटाइल है बाय नेचर, कमा के भी थोड़ा बहुत चुका सकते हो। तो आई विल नॉट हेजिटेट टू एडवाइज टू कि आप 30-40% लगा सकते हो। थैंक यू भैया। महामंत्री अरुण भैया, आप भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? महामंत्री अरुण जी, अरुण डागा जी। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ मधु भैया, जय श्री कृष्णा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो शेयर मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो कितना % सेंटीमेंट ड्रिवन है और कितना % टेक्निकल? क्योंकि जैसा मैंने बीच में यस बैंक लिया था, उसका स्थिति बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा। इंडसइंड बैंक लिया, आज वो लगभग 340, 50, 60, 70 के आसपास। तो वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मार्केट सेंटीमेंट ड्रिवन है या टेक्निकल ड्रिवन? तो सेंटीमेंट और टेक्निकल भैया एक ही बात है, मोटा मोटी। आप इसको पूछे कि कितना फंडामेंटल ड्रिवन है और कितना सेंटीमेंट या टेक्निकल ड्रिवन है। तो इन द शॉर्ट टर्म मार्केट हमेशा टेक्निकल और लिक्विडिटी ड्रिवन होता है, क्योंकि अगर लेने वाले ज्यादा है और बेचने वाले कम है तो भाव ऊपर जाता है जी। पर अगर लेने वाले कम है और बेचने वाले ज्यादा है तो भाव हमेशा नीचे जाता है, राइट। तो शॉर्ट टर्म में तो हमेशा जो नियर टर्म टेक्निकल है वो काम करता है, पर लॉन्गर टर्म में अगर कंपनी मजबूत है ना भैया, तो सिर्फ फंडामेंटल काम करता है। तो आज देखो, आज भी हिंदुस्तान लीवर का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ है, या एशियन पेंट का मार्केट कैप अभी भी 1.25 लाख करोड़ है, या रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप अभी भी 10 लाख करोड़ है, बराबर ना। क्योंकि ये अच्छी मजबूत कंपनियां हैं, इसीलिए ये ऐसी परिस्थिति में भी बढ़ गई है और बढ़ के वहां पे खड़ी हुई है। पर जो वीक कंपनियां है ना, वो टूट जाती है। इसलिए मैं बार बार वो सब्जेक्ट को बोलना चाह रहा हूँ कि ये कॉमन सेंस से ना भैया पैसा लगाने जैसा नहीं है। आपको लेट से सपोजिंग आपने यस बैंक लिया, अब आपको क्या पता यस बैंक के बारे में? आप सिर्फ यही बोल रहे हो ना कि 100-400 का 100 रुपया हो गया, सस्ता हो गया, इसलिए मैंने ले लिया, या 100 का 50 रुपया हो गया इसलिए सस्ता हो गया। पर आपको पता का थोड़ी वैल्यू का पता है कि उसका 50 रुपया वैल्यू है कि 200 रुपया वैल्यू है। ठीक बात है। और मैं आपको ह्यूमिलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं 30 साल से लगा हुआ हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, और सिर्फ शेयर बाजार में एकदम पैशनेटली 12 से 14 घंटा रोज मेहनत करता हूँ। फिर भी अगर आप मेरे को पूछोगे मधु भैया आपको कितना आता है शेयर बाजार का, तो मैं बोलूंगा 5% आता है, जितना मेरे को आना चाहिए। तो अब आप सोच लो, मेरी ही हालत है तो आपकी क्या हालत होनी चाहिए। ठीक बात है। तो अगर कॉमन सेंस से पैसा लगाना भी है ना, तो आप सिर्फ बड़ी कंपनियों में लगाओ। जब बड़ी कंपनियों में कोई बेनिफिट, जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, सपोजिंग लेटर से आज हीरो होंडा है या बजाज ऑटो है, अब बजाज ऑटो का ऊपर में 3200 का भाव हुआ और अभी लेट से 2300-400 है। तो ये बजाज ऑटो में अगर आपने पैसा लगाए ना, तो कभी मान लो 200-400 नीचे भी चला जाएगा ना, तो ये ऊपर आ जाएगा। पर आपने गंदी कंपनी में पैसा लगा दिया ना कभी, तो वो कभी जीरो भी हो सकता है, या कभी 50% भी घट सकता है, 70% भी घट सकता है। और फिर उसको कवर कर पाना ना भैया फिर टफ होता है। और फिर बोलोगे कि अच्छा ये साला शेयर बाजार का धंधा ही खोटा है। शेयर बाजार का धंधा खोटा नहीं है, आपने उसको गलत तरीके से किया है। क्योंकि आप उसको गलत तरीके से करोगे और फिर बाजार को ब्लेम करोगे, वो तो फेयर नहीं है ना। भैया इसमें एक चीज और थी, मेरे को ये जानना था, जैसे अभी अपने साथ बहुत से युवा जुड़े हुए हैं। जनरली क्या होता है कि आदमी ये जो फ्यूचर और ऑप्शन में ज्यादा डील करता है, ज्यादा लालच रहती है बोल सकते हैं, या एक दूसरे को देख के करता है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि इसका रिजल्ट बहुत खराब होता है। तो आपका क्या मैसेज है कि इसमें जाना कैसा रहता है, फ्यूचर ऑप्शन जो हम देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए अनलेस आप फुल टाइम एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर हो और आपको ये पता है कि कैसे ट्रेडिंग करना है। ये तो ही आपका काम है। पर अगर आप मधु केला के ऊपर रिलाई कर रहे हो ना कि बंबई से मेरे को टिप आ जाएगी और वो मेरे को बता देंगे कि ये भाव पे ले ले और ये भाव पे बेच दे, तो टिप आएगी लेने की, पर बेचने की कभी टिप नहीं आएगी।
क्योंकि वो होता यही है कि मैंने एफएनओ में ले लिया 40 रुपए में, फिर 18 रुपया हुआ तो बहुत दुख हुआ, और 10 रुपया हुआ तो मेरे को लगा अभी तो बहुत घट गया, अब क्या बेचूंगा, और 4 रुपए में फिर मैं इन्वेस्टर बन जाता हूँ कि अभी मैं इन्वेस्ट करके इसको डिलीवरी लेके छोड़ देता हूँ। तो ये सट्टा का काम है, स्पेकुलेशन का काम है एफएनओ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए अनलेस आप प्रोफेशनल हो या आपको कोई एकदम प्रोफेशनल घर का आदमी एडवाइस कर रहा है। जी भैया, थैंक यू। और अगर वो करना भी है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ करना है, फिर भी उसको एकदम अपने बहुत लिमिटेड तरीके से करो, ताकि बिल्कुल आटे में नमक के जैसा हो, कभी थोड़ा पैसा आ गया या थोड़ा पैसा चला गया जो आप बर्दाश्त कर सकते हो। भैया मैंने देखा है ये ना, शेयर बाजार में बहुत सारे लोग अपने आगे क लगाने के लिए आते हैं, बोले चलो यार कुछ भी नहीं है, हम करोड़पति बन जाएंगे, पर बहुत सारे लोगों के आगे से क निकल जाता है, जो करोड़पति रहते हैं ना वो रोडपति बन जाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक गेम है इसमें, और स्पेसिफिकली एफएनओ और स्पेकुलेशन का ये जो बिजनेस है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को उजड़ते हुए देखा है। क्योंकि आप लोग अपने घर के हो और महेश्वरी हो और रायपुर से हो, एकदम हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत धंधा है, इसको नहीं करना चाहिए। थैंक यू भैया, बहुत सही एडवाइस आपकी। हेलो, हाँ जी, ये एक प्रश्न है, एविएशन सेक्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि एविएशन सेक्टर का क्या फ्यूचर है। अभी तो फ्यूचर ठीक नहीं है भाई, एविएशन सेक्टर का फ्लाइट ही नहीं उड़ रही है और अपने को पता भी नहीं है कब उड़ेगी। तो जब उड़ेगी और जब सरकार की गाइडलाइन आएगी या देखेंगे कि सरकार किस टाइप की मोहलत ये एविएशन सेक्टर को देती है, फिर दिमाग लगाएंगे, पर अभी तो नहीं लगाना लगता है, क्योंकि अभी अपने को मालूम ही नहीं है ना ये कब सब चालू होगा। भैया कुछ साथी जानना चाह रहे हैं कि क्या आप महेश्वरियों के लिए स्पेशल टिप्स भेजेंगे क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। मैं टिप तो भेज दूंगा भाई, पर वो काम चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे नहीं पता है, मैं भेज दूंगा जरूर। एक क्वेश्चन था भैया। हाँ जी, ये जो अभी फ्रैंकलिन जो इंडिया वाले जो म्यूचुअल फंड में थोड़ा लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम आया है, हाँ, इससे थोड़ा सा जैसे म्यूचुअल फंड के जैसे छोटे ट्राइपुर या और ऐसे छोटे पे लोगों का थोड़ा म्यूचुअल फंड या एसआईपी पे थोड़ा मतलब वो सोच के या देख के, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, पर फिर भी जैसे इसके लिए बहुत बड़ा क्लियरिटी या सेबी से या कहीं से आया नहीं, तो थोड़ा सा लोगों का जैसे लिक्विड फंड में डाल देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो भैया उसमें कोई मेरे को नहीं लगता है घबराने की जरूरत है बिल्कुल भी, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक वो जो टेम्पल्टन का भी लिक्विड फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो क्रेडिट फंड जहाँ लोगों को ज्यादा ब्याज मिल रहा था ना, तो लिक्विड फंड में आपको 4% मिलता है, क्रेडिट फंड में 12% मिल रहा था या 11% मिल रहा था या 10% मिल रहा था। प्रॉब्लम सिर्फ उनके वो क्रेडिट फंड्स में है, लिक्विड फंड में या इक्विटी फंड में या दूसरे म्यूचुअल फंड्स में प्रॉब्लम नहीं है भैया। पर अगर आपका पैसा दूसरे क्रेडिट फंड में लगा हुआ है, जैसे बिरला के क्रेडिट फंड में लगा हुआ है या या रिलायंस के क्रेडिट फंड में लगा हुआ है, तो वो जरूर एक बारी आदमी को इवेल्युएट कर लेना चाहिए कि वहां का पोर्टफोलियो बराबर है ना। पर अगर आपका पैसा लिक्विड फंड में या इक्विटी फंड में लगा हुआ है तो इसका कोई लेना देना नहीं। और अभी जो ये रिलायंस का जो नया हुआ है, इससे रिलायंस का 1-2 साल का फ्यूचर कैसा लगता है भैया? अच्छा है भैया, रिलायंस का फ्यूचर अच्छा है। मतलब रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो अगर और घटेगी ना तो लेना ही चाहिए लगता है। सर रिलायंस से तात्पर्य रिलायंस मुकेश अंबानी ग्रुप की अनिल अंबानी ग्रुप? अभी कुछ दिन से जब से ये फेसबुक वाली डील हुई है, अभी मुकेश अंबानी अभी सिर्फ मुकेश अंबानी ग्रुप है। अच्छा। हाँ जी, राकेश भैया, हेलो। हाँ जी भैया एक प्रश्न पूछा एक पार्टिसिपेंट ने कि अनिल अंबानी जी के शेयर में पैसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? भैया चूंकि मैं वहाँ काम कर चुका हूँ, परिस्थिति वहाँ पे अभी वैसे अच्छी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली हाँ या ना तो नहीं बोल पाऊंगा, पर अगर आप लगा भी रहे हो तो एकदम सोच समझ के लगाना। ठीक, चलिए वैसे प्रश्न की झड़ी तो बहुत सारी है, लेकिन अभी हमारा आपके पास भी समय की कमी है और उसके बाद भी हमारे दूसरा प्रोग्राम भी हमारा कंटिन्यू रहेगा। मैं महामंत्री अरुण डागा जी, अरुण
भैया इसके पहले कि आप बोल लो, मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि आप लोग सब महेश्वरी हो, मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर भी रहे होगे। ये एक महामारी है और मेरे हिसाब से ये ग्रहण है। तो जैसे ग्रहण में भी अपन लोग उतारा करते हैं ना, तो आप लोग अपने हिसाब से जिसका 1000 का श्रद्धा बनता है या 10,000 का श्रद्धा बनता है या 1 लाख का श्रद्धा बनता है, हर आदमी ना अपने अपने हिसाब से जरूर इसको लेके, सिर्फ स्पेसिफिक कोरोना को लेके कुछ ना कुछ चैरिटी जरूर करो, क्योंकि ये ना सिर्फ ये देश का नहीं है। आज अगर अपने गांव में कोई लोग भूखे मर रहे हैं ना, तो अपना दायित्व है ये कि अपन उनकी मदद करें, बराबर ना। तो मैं तो मेरे हिसाब से कर ही रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी सबसे गुजारिश करूंगा कि जिसकी जैसे श्रद्धा बनती है, किसी को 1000 रुपए देने हैं तो 1000 रुपए दे दो, किसी को 5000 देना है तो 5000 दे दो, किसी को 50,000 देना है तो 50,000 दे दो, और हर आदमी अपने अपने हिसाब से इसमें जरूर चैरिटी करना। धन्यवाद मधु भैया, आपने जो इतना कीमती समय आज हमारे प्रदेश युवा संगठन के लिए निकाला। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया। आई होप सबके लिए यूजफुल था और आगे भी भविष्य में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जी धन्यवाद भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।